हाय गाइस, मैं हूं सचिन मुराडिया और आज हम करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होगा तो अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कौन सा होता है? वास्तविक वह बड़ा होता है, क्योंकि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो, ये मान लो कोई अभिदृश्यक लेंस है और जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो यहाँ बनता है, क्योंकि ये एक उत्तल लेंस होता है अभिदृश्यक लेंस। और यहाँ से जो कोई और ये वस्तु होती है वो एफ नॉट, जो कि इसकी फोकस दूरी है, उससे परे रखी जाती है। अगर परे रखी जाती है तो हमारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक है बड़ा होता है। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमारे जो वस्तु होती है उससे कुछ यहाँ पर बनता है। और वो अगर वस्तु से पीछे की साइड बने तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, वह उल्टा होगा। क्योंकि वस्तु से नीचे बनेगा तो वह होगा आभासी व उल्टा। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी दूरदर्शी की न्यूनतम आवर्धन क्षमता m है और उसके नेत्रक लेंस की फोकस दूरी आदि कर देने पर उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो जो हमारी जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है एफ ई, मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसने क्वेश्चन में दिया है कि फोकस दूरी को आधी कर देने पर, यदि फोकस दूरी आधी कर दी जाए तो एफ ई अपॉन 2 हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो एम प्रपोजल टू 2 अपॉन एफ ई आ जाएगा। तो मतलब जो आवर्धन क्षमता होगी वो हो जाएगी 2 गुना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2m, तो मतलब 2 गुना आवर्धन क्षमता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखो, अंतिम प्रतिबिंब कब बनेगा? अंतिम प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु डी पर रखी हो, मतलब न्यूनतम दूरी पर रखी हो। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, आवर्धन क्षमता हो जाएगी इसकी डी अपॉन एफ। जब बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसका इसके लिए फॉर्मूला होता है डी अपॉन एफ। डी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये फिक्स होती है 25 सेंटीमीटर। और जो अब इसकी पूछी है आवर्धन क्षमता, तो एफ की टर्म्स में निकाल लिया और एफ दिया हुआ है हमें, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 अपॉन एफ, 25 अपॉन एफ। एफ क्या है यहाँ पर? फोकस दूरी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये तो वही क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है तो इसके न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? हमें दिया गया है, देखो हमें दिया गया है म्यू की वैल्यू दी है, म्यू मतलब अपवर्तनांक वो दिया है √3। और ये देखो समबाहु प्रिज्म मतलब जिसमें तीनों कोण समान होते हैं, तो जो प्रत्येक कोण होगा, मतलब एक कितना होगा, एक क्या होता है प्रिज्म कोण, वो होगा यहाँ पर 60 डिग्री। क्योंकि समबाहु प्रिज्म में जो प्रिज्म कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, क्योंकि तीनों कोण समान होते हैं। तो इस प्रकार हम निकालेंगे न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण करने के लिए हमें प्रिज्म के सूत्र का पता होना चाहिए। हमारा प्रिज्म सूत्र होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस लैम्बडा एम, ये होता है हमारा विचलन कोण, अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। तो यहाँ से हमको वैल्यू दी गई है, वो दी गई है म्यू की वैल्यू दी गई है और एक ए की वैल्यू दी गई है। तो म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3, और साइन ए कितना है यहाँ पर? 60 प्लस डेल एम अपॉन 2, और इसके नीचे आ जाएगा साइन 60 अपॉन 2। इसको सोल्व करते हैं। साइन, अब देखो 60 के नीचे 2 जाएगा और डेल एम के नीचे भी 2 जाएगा, तो इसे अलग अलग सेपरेट कर लेने पर तो 60/2 हो जाएगा 30
प्लस डेल एम अपॉन 2, और ये आ जाएगा साइन 30, ठीक है, और रूट 3। अब देखो साइन, ये तो ऐसे कैसे रहेगा 30 प्लस डेल एम अपॉन 2। अब यहाँ से साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, ठीक है। अब ये 1/2 वज्र गुणन होगा, यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2, और साइन 30 प्लस डेल एम अपॉन 2। देखो जो ये √3/2 है वो किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की, होती है कि नहीं होती है, होती है ना, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और ये ऐसे कैसे रह जाएगा 30 प्लस डेल एम अपॉन 2, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आएगी 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस डेल अपॉन 2। यहाँ से डेल जो 30 है इस साइड आ जाएगा, और डेल एम अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी 30, और डेल एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 से गुना होगा, वो आ जाएगा 60। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। जो न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू आएगी वो होगी 60 डिग्री। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। वापस बता देता हूँ, हमें दिया गया है अपवर्तनांक का मान वो होता है 60, अपवर्तनांक का मान दिया गया है √3, और जो प्रिज्म कोण दिया गया है वो है समबाहु प्रिज्म। समबाहु प्रिज्म में जो प्रिज्म कोण होगा वो होगा 60 डिग्री, और ये हमारा प्रिज्म कोण है, प्रिज्म सूत्र है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो वैसे हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेंस निर्माता मेकर सूत्र क्या होता है। लेंस मेकर निर्माता सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी चांसेस हैं इस बार आने के। तो इस जो इसका लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू n2/n1/1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। इसे वैसे भी लिख सकते हैं, यदि दूसरी टर्म में लिखा जाए n2/n1 मतलब μ/1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1, और इसे 1/r1 माइनस 1/r2। पतले लेंस का सूत्र लिखिए। पतले लेंस का सूत्र तो बिल्कुल सिंपल है, 1/f/1/v माइनस 1/u। ये तो आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर f क्या हो, फोकस दूरी, ये होती है प्रतिबिंब से दूरी, ये होती है बिंब से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब प्रिज्म पर सफेद प्रकाश आपतित करते हैं तो वर्ण क्रम प्राप्त होता है। निर्गत किरणों से सबसे कम विचलन कौन होता है। सबसे कम विचलन किस किरण का होता है। यदि जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो वो होता है हमारी लाल किरण का। क्यों होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होने के कारण जो इसका जो डेल एम का मान है वो सबसे कम प्राप्त होता है, और इसका अपवर्तनांक भी कम होता है। तो और अपवर्तनांक जो ये विचलन कोण होता है वो अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। ये हमारा रिलेशन होता है। यदि म्यू का मान कम है तो डेल एम का मान भी कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो पतले लेंस जिनकी क्षमताएं +2d डायप्टर -4 डायप्टर है के संयोजन की क्षमता होगी। तो दो लेंस दिए गए हैं जिनकी क्षमताएं हैं +2 डायप्टर और एक की है -4 डायप्टर। यदि दो पतले लेंस का संयोजन किया जाए तो जो कुल संयोजन क्षमता होती है वो होती है P1 + P2। तो पहले लेंस की जो संयोजन क्षमता है वो कितनी है +2, और दूसरे लेंस की -2, तो ये आ जाएगा -2 डायप्टर, ठीक है। तो -2 डायप्टर, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
प्रकाशिक तंतु क्या है? तो प्रकाशिक तंतु हमारे एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति होती है जिसकी सहायता से एक प्रकाश के संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना हानि ऊर्जा शक्ति के प्रेषित किया जाता है ना। तो प्रकाशिक तंतु का इसका उपयोग किया जाता है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, सजावटों में भी इसका उपयोग किया जाता है प्रकाशिक तंतु का। ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है ये जो यंत्र होता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति होती है जिसमें प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी ऊर्जा हानि के पहुंचाया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा प्रकाशिक तंतु से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता याद कीजिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता वो होती है m = 1 + d/f। यहाँ पर d क्या है? न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर दी गई है, और जो फोकस दूरी कितनी दी गई वो है 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारी आवर्धन क्षमता होगी 25 से 5 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा 6। तो जो 6 हमारी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है m = 1 + d/f। ये हमारा फॉर्मूला होता है यदि बनने वाला प्रकाश न्यूनतम दूरी पर वस्तु। तो 6 आंसर इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शी के बड़े द्वारा का उपयोग किया जाता है। दूरदर्शी में बड़े द्वारा का उपयोग किस लिए किया जाता है? दूरदर्शी में द्वारा का उपयोग इसलिए किया जाता है अधिक विभेदन क्षमता के लिए। यदि अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त करनी है तो द्वारा जितना बड़ा होगा उतनी अधिक विभेदन क्षमता होगी। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब 1.47 अपवर्तनांक वाले कांच के उपयुक्त लेंस के किसी द्रव में डुबोया जाता है तो यह कांच एक की तरह समतल शीट की भांति व्यवहार करता है। तो इसका तात्पर्य है कि द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के बराबर होगा, तभी वह एक समतल शीट की तरह व्यवहार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, कांच के अपवर्तनांक की बराबर। अपवर्तनांक 1.47 के कांच का लेंस द्रव में डुबोने पर अदृश्य हो जाता है तो वह द्रव होगा वो होगा ग्लिसरीन बिल्कुल सही आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है तो दूरदर्शी की अधिकतम आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का, वो होता है F = -F0/Fe 1 + Fe/d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब उसने दिया गया है, देखो अभिदृश्यक लेंस मतलब F0 की वैल्यू दी है उसने हमें 200 सेंटीमीटर, और नेत्रिका लेंस की दी है Fe की माइनस वो दिया हमें 5 सेंटीमीटर। क्या दिए? 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में रख देते हैं इसे। तो F0 की वैल्यू 200/Fe की वैल्यू 5 और 1 + Fe मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, और d कितना होता है? d होता है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दृष्टि दूरी। तो ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा हमारा 40 बार। तो 40 1 + 45 माइनस का साइन तो रहेगा ही। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6/5 तो ये कट जाएगा हमारे पास 8 बार, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 48। तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी आएगी? -48। हमारा जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो सीधा हमारा आंसर आ जाता है। F0 क्या है? F0 है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा Fe क्या है? हमारे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इस प्रकार हमारे पूरे क्वेश्चन समाप्त हुए।